नमस्कार, यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता चाँद और कवि पढ़ेंगे। उनकी यह जो कविता है, यह उनकी जो परंपरागत छवि है, जो शैली है, उस शैली के बिल्कुल विपरीत नज़र आती है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आप भी पाएँगे क्योंकि यह जो कविता है, उनकी जो परंपरागत लेखन शैली है, उसके बिल्कुल विपरीत है, हटकर है। सीधा हम इसकी व्याख्या पर चलते हैं। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप फंसता है और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। एक रोज रात्रि के समय कवि मानो चांद से वार्तालाप कर रहा है और चांद कवि को संबोधित करते हुए कहता है कि आदमी बड़ा अनोखा जीव है। एक रात कवि कहता है कि चांद मुझसे कहने लगा कि आदमी बड़ा अनोखा जीव होता है। ये स्वयं अपनी उलझने बनाता है और स्वयं ही उनमें फंस जाता है और फिर बड़ा बेचैन हो जाता है। न दिन में जाग पाता है, न रात को सो पाता है। अर्थात मनुष्य अपनी सभी समस्याओं को स्वयं बनाता है, स्वयं उनमें उलझता है और फिर बेचैन होकर अपनी नींदें गंवा बैठता है। इसके पश्चात अपनी बात को जारी रखते हुए चांद पुनः कहता है कि तू जानता है मैं कितना पुराना, मैं चुका हूं देख मनु को जन्मते मरते। मैंने इस सृष्टि की आरंभिक मानव मनु को भी जन्म लेते और मरते हुए अपनी आंखों से देखा। और यही नहीं, लाखों बार तुझसे पागलों को भी, और तेरे जैसे पागलों को भी मैंने लाखों बार देखा है। चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते, स्वप्नों पर सही करते एक प्रतीक वाक्यांश है। स्वप्नों पर सही करने का अभिप्राय है कि केवल केवल स्वप्नों के माध्यम से ही कुछ अच्छा करना, कुछ अच्छा बनाना, बुनना। कवि कहता है कि मैंने केवल मनु को ही जन्म लेते और मरते हुए नहीं देखा, मैंने तुझ जैसे पागलों को भी लाखों बार यहाँ पर आते जाते हुए देखा, जो चांदनी रात में बैठकर स्वप्नों के माध्यम से सब कुछ अच्छा, सब कुछ बेहतर करने का स्वप्न देखा करते। आदमी का स्वप्न, हवा बुलबुला जल का, आज बुनता और कल फिर फूट जाता है। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज बनता और कल फिर फूट जाता है। आदमी का स्वप्न भला है क्या? पानी का वह बुलबुला जो आज बनता है और कल फूट जाता है। चांद कवि को संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने तुझ जैसे लाखों लोगों को मरते हुए देखा, जो केवल स्वप्नों के माध्यम से ही सृष्टि को सुंदर बनाने का बेड़ा उठाए रहते, जो सिर्फ सपने देखते। और आदमी का स्वप्न है क्या? केवल पानी का एक बुलबुला है जो आज बनता है और कल फूट जाता है। किंतु तो भी धन्य ठहरा आदमी ही तो। लेकिन फिर भी ये आदमी आखिर आदमी ही तो ठहरा, फिर भी धन्य है, जो बार बार बुलबुलों से खेलता है, कविता बनाता है। एक किस्म से चांद व्यंग्य करता है आदमी की फितरत पर कि आदमी आदमी ठहरा है। यही उसकी फितरत है कि वह बार बार बुलबुलें बनाता है जो फूट जाते हैं, कविताएं बनाता है, कविताओं के माध्यम से सपने देखता है जो पूरे नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी वह धन्य है क्योंकि ऐसा वह बार बार करता है, बार बार स्वप्न देखता है, असफल होता है। इसीलिए वह धन्य है। वास्तव में वह धन्य नहीं, एक किस्म से व्यंग्य उस पर किया गया है कि वह मूर्ख है। मैं न बोला, किंतु मेरी रागिनी बोली। कवि कहता है कि चांद जब मुझे इस प्रकार से बोल रहा था, मुझ पर इस प्रकार से व्यंग्य कस रहा, तो मैं कुछ न बोला। लेकिन मेरा रचना कर्म अर्थात मेरी रागिनी बोल पड़ी। उसने कहा कि चांद फिर से देख, मुझको जानता है तू, जरा मुझे ध्यान से देख, क्या तू मुझे जानता है?
तू क्या मानता है कि मेरे जो स्वप्न हैं बुलबुले हैं? है यह पानी? यह पानी के समान है? आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू? क्या इनके भीतर छिपी हुई जो आग है, क्या तू उसे भी नहीं पहचानता? कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो रागिनी है, ये जो कविताएं हैं, ये जो गीत है, माना तेरी नजर में पानी के बुलबुले हैं, पानी है, लेकिन इनके भीतर एक आग छिपी है, प्रेरणा की, कुछ कर गुजरने की। ये महज कल्पना नहीं है, इसी के आधार पर परिकल्पनाएं बनती हैं, वे परिकल्पनाएं जो साक्षात रूप धारण कर लेते हैं, सत्य सिद्ध होते हैं। क्या तू उसे भी नहीं पहचानता? मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते। मैं केवल वो नहीं हूँ जो केवल स्वप्नों के माध्यम से ही सब कुछ सही कर देने की बात करते हैं। मैं वह नहीं हूँ जो केवल सपनों पूरे सपने देखते हैं, आग में उसको गला लोहा बनाते हैं। मैं वास्तव में आग में उन पूरी कल्पनाओं को गलाकर लोहे पर उभार कराते हैं और उस पर एक ऐसे नए घर की नींव रखते हुए जिसकी दीवारें बड़ी फौलादी होती। यानी मैं उन कल्पनाओं को आग में तपाती हूँ, उन्हें परिकल्पना का रूप धारण कर देती हूँ, उस पर एक नए घर की नींव रखते हैं और फौलादी दीवारें उठाते हैं। अर्थात मैं अपनी कविताओं के माध्यम से ऐसे संदेश लोगों को देती हूँ जिनसे उनकी नई परिकल्पनाएं बनती, फौलादी इरादे पनपते हैं और जिनके माध्यम से वो कुछ नया कर गुजरने के लिए प्रेरित हो उठते हैं। न केवल उठते हैं, बल्कि करके दिखाते हैं। मनु नहीं, मनुपुत्र है यह सामने, ये चांद। मैं वह मनु नहीं हूँ जो तुमने जन्म लेते और मरते हुए देखा था। मैं मनुपुत्र अर्थात मानव हूँ। तुम्हारे सामने आज जो खड़ा है यह मनु नहीं है, यह सृष्टि का आरंभिक मानव नहीं है जो अपेक्षाकृत कमजोर था। आज मनुपुत्र मानव है जो उससे कहीं अधिक सशक्त है, जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। वास्तव में इसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। इसकी कल्पनाएं पूरी कल्पनाएं नहीं होती। किसी भी वस्तु को काटने की एक तीक्ष्ण धार लिए हुए होती है। बाण ही होते विचारों के नहीं, केवल स्वप्न के हाथ में भी तलवार होती है। केवल विचारों के ही बाण नहीं होते जिनसे घायल किया जाता है, लेकिन मन मस्तिष्क में पनपने वाले जो स्वप्न हैं, उनके हाथों में भी तलवार होती है, जो किसी भी प्राचीनता को, किसी भी पुरातनपंथी विचार को काट सकती है और उसके बाद कुछ नया रच सकती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हे चांद, तू स्वर्ग के सम्राट को जाकर यह खबर कर दे कि ये जो मनुष्य हैं हर रोज धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। इन स्वप्न देखने वालों को अर्थात इन मानवों को किसी ढंग से अगर रोका जा सकता है तो रोक लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे ये तुम्हारे स्वर्ग की ओर बढ़ते आ रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपनी कल्पना शक्ति के दम पर धीरे धीरे हर रोज आकाश की ओर बढ़ता चला जा रहा है। एक दिन वह होगा कि वह स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य कर लेगा। तो इस प्रकार यह एक छोटी सी कविता थी और जिस कविता में चांद और कवि के वार्तालाप के माध्यम से ये बताया गया है कि जो कवि का रचना कर्म है अर्थात जो कविताएं हैं वह केवल मन बहलाने का साधन नहीं है, कोरी कल्पनाएं नहीं है। उनके माध्यम से जो संदेश दिए जाते हैं वास्तव में इस सृष्टि के विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन्हीं संदेशों के माध्यम से मनुष्य कुछ नया रचने, कुछ नया बनाने और कुछ नया कर गुजरने का साहस पाता है, प्रेरणा पाता है और उसके दम पर यह सृष्टि धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर होती है। और इसी के दम पर एक दिन ऐसा भी होगा कि यह मनुष्य पूरे स्वर्ग पर आधिपत्य करने में सक्षम होगा। तो आशा करता हूँ कि यह कविता अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी, इसका भाव आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।